इंटरमीडिएट बोर्ड इंतजामिया शफाफ इम्तिहानात के लिए मुतहर्रिक है। कॉलेजेस में नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड कराची ने खबरदार कर दिया। गुलाम हुसैन सोहो बोले, इम्तिहानात के दौरान नकल माफिया सबसे बड़ा चैलेंज है। इस हवाले से तफसीलात जान लेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का बाकायदा तौर पर आगाज़ जो है वो कर दिया गया और आज जो है फर्स्ट ईयर रियाजी का फेलियर का जो पर्चा है, शॉर्ट टर्म पेपर पर्चा जो आज मुनक्किद किया गया, जबकि चेयरमैन इंटर बोर्ड गुलाम हुसैन सोहो जो है आज इम्तिहानी मरकज़ के दौरे पर निकले और इम्तिहानी सूरत हाल का जायज़ा लिया और यकीनन तौर पर इंटरमीडिएट के जो इम्तिहानात हैं ये इसी तरीके से जारी व सारी रहेंगे 2 शिफ्टों में। चेयरमैन इंटर बोर्ड इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। चेयरमैन साहब बहुत शुक्रिया, आज का पर्चा इख्तिताम पजीर हुआ, क्या कहना चाहेंगे? आज आपने इम्तिहानी मरकज़ का भी दौरा किया है, इंटर का पहला पर्चा है, क्या कहेंगे? बहुत पुरइत्मीनान हूँ मैं और मैं एक्नॉलेज करता हूँ प्रिंसिपल साहबा के एफर्ट्स को। उन्होंने बहुत अच्छा माहौल मेंटेन किया और बच्चियाँ अपनी सीट्स पे थी और पंखे वगैरह, बिजली के अवेलेबिलिटी थी, पानी का अवेलेबिलिटी थी, साफ़ सुथरा माहौल था। और ये देख के मुझे खुशी हुई कि बच्चियाँ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने पेपर में इन्वॉल्व थी, अपना काम कर रही थी। सबसे ज़्यादा मुझे जो खुशी और इत्मीनान है इस बात का है कि हम एज अ कौम, एज अ कम्युनिटी बायकाट कर चुके हैं नकल का। मैं समझता हूँ जो हैंडलर्स हैं व्हाट्सएप के और दूसरे, वो समझ लें कि कौम, मेरे बच्चियाँ जाग चुके हैं। इंशाल्लाह वी विल से नो टू मेल प्रैक्टिस एंड अपना नकल व्हाट्सएवर इट इज़। तो हम उसमें कामयाब हो गए। सेंसिटाइज करने में आप लोगों को, मशीनरी को, गवर्नमेंट को, FIA को भी हमने गुजारिश की हुई है कि वो हमारे साथ रहें, सपोर्ट करते रहें, जैसे ये हम इम्तिहान साफ़ सुथरा अच्छे माहौल में मुकम्मल कर सकें। चेयरमैन इंटर बोर्ड गुलाम हुसैन सोहो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स गिर गए। माहिरीन कहते हैं कि मार्केट पर इस वक्त 2 बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल का असर है। आज होने वाला मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान और भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मार्केट में मुस्बत आगाज़ हुआ, लेकिन फिर हमने देखा कि मार्केट मुस्बत से मनफी जोन में गई, 1000 पॉइंट्स माइनस भी हुए। मार्केट के क्या सेंटिमेंट्स है आज देख रहे हैं। शरह सूद के हवाले से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान का इजलास भी होने जा रहा है। मेरे साथ शहरियार बट मौजूद है, उनसे जानते हैं। देखिए, आज बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से अपना अहम फैसला करेंगे। मार्केट फोरकास्ट यही कि 50 to 100 बेसिस पॉइंट कम कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर द मार्केट। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मार्केट इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट लेगी। यही वजह है कि सिक्लिकल स्टॉक्स के अंदर पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं हम। सीमेंट्स के अंदर, ऑटोज़ के अंदर, फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ बन रही थी। लेकिन चूंकि इंडिया पाकिस्तान टेंशन हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है और ख़ासतौर पे कल रात हमने देखा कि LOC पे भी कुछ फायरिंग्स हुई हैं, साथ साथ अमेरिका की तरफ से अपने सिटीजन को कोई ट्रैवल एडवाइस की बात हो रही है। तो जब भी ट्रैवल एडवाइजरी की बात आती है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है इकोनॉमीज़ के लिए। यही कुछ हम देख रहे हैं कि मार्केट जहाँ अपसाइड के ऊपर आ रही है, मार्केट के अंदर सेलिंग आ रही है। 1,14,300 के ऊपर मार्केट में एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, एक प्रॉफिटिंग जोन बन रहा है जहाँ पे सेलिंग आ रही है। ऑल्दो के मार्केट बहुत अच्छी है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मार्केट के अंदर हमने देखा कि कंपनीज बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही हैं और सरमायाकारों को रिटर्न्स भी बहुत अच्छे मिले हैं, जिनमें डिविडेंड और बोनस शेयर्स बहुत अच्छे मिले। लेकिन इसके बावजूद जो इंडिया पाकिस्तान फैक्टर है वो सब पे हावी है। स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान टेंशन भी है, साथ ही साथ अमेरिका ने अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जबकि पाकिस्तान में शरह सूद से मुतालिक भी आज ऐलान होना है। तो ये तमाम खबरें जो स्टॉक मार्केट पर असरअंदाज हो रही हैं, यही वजह है कि आज मार्केट में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। जी, वज़ीर तजारत जाम इकरामुल्लाह धरेजो से रावलपिंडी चैम्बर के वफ्द की मुलाकात। मौशी सूरत हाल बेहतर होने पर जाम इकरामुल्लाह का इजहार इत्मीनान। वाज़ेह किया, कराची पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें, वज़ीर तजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो से रावलपिंडी चैम्बर के वफ्द की मुलाकात हुई है। मुआशी सूरत हाल बेहतर होने पर जाम इकरामुल्लाह का इजहार इत्मीनान। वाज़ेह किया, कराची पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये मुलाकात हुई है वफाकी वज़ीर तजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो से रावलपिंडी चैम्बर के वफ्द की। जाम इकराम ने कहा कि कराची पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। उनका कहना था कि
कराची जो है वो एक मुआशी हब है और कराची को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। वज़ीर तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारिजो से रावलपिंडी चैम्बर के वफ़द की मुलाकात हुई। हुकूमत की जानिब से जारी करदा टैक्स ऑर्डिनेंस 2025 ने कारोबारी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल पैदा कर दिया है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत दीगर ताजिर तंजीमों ने सदारती ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हुए फौरी वापसी का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की जानिब से जारी करदा टैक्स ऑर्डिनेंस 2025 ने कारोबारी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल पैदा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची चैम्बर ने टैक्स ऑर्डिनेंस तरमीम 2025 को मुस्तरद कर दिया है। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जामिद बलवानी का कहना है कि सदारती ऑर्डिनेंस पार्लिमान और अदलिया को नजरअंदाज करता है। कारोबारी इदारों में टैक्स अफसरान की तैनाती हिदायतानी है। ऑर्डिनेंस आइन और अदलिया की तौहीन और कारोबारी एतमाद के खिलाफ है। इसको फौरी तौर पर वापस किया जाए, ये मुतालबा किया है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने भी नया टैक्स ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर वापस करने का मुतालबा कर दिया और इन्होंने इस मामले पर एहतजाज भी किया है। रिजवान इरफान ने कहा है कि टैक्स अफसरान को बेजा इख्तियारात देना नाकाबिले कबूल है। FTR में करप्शन बढ़ जा रहे, वज़ीर खजाना के दावे बेअसर निकले, ऐसा कहना है रिजवान इरफान का। उन्होंने वज़ीर आज़म, वज़ीर खजाना और चेयरमैन FTR से अपील की है कि वो ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। और अब बात करेंगे शहर कायद के मौसम की। शहर में बादल बरसने को तैयार हैं। महकमा मौसमियात ने आज शाम तक शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में आंधी और शहर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। हमारे नुमाइंदा अक्सर शाहिद इस वक्त साहिल पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर का मौसम खुशगवार होने को है। इस वक्त मैं साहिल समंदर पर मौजूद हूँ और शहर कराची में महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि गर्मी का ज़ोर अब टूटने वाला है। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि जैसे जैसे शहर में समंदरी हवाओं का सिलसिला बहाल होगा तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो बढ़ता हुआ देखा जाएगा, जिसके बायस जो है वो जो शहर का दर्जा हरारत है वो मौजूदा दर्जा हरारत से जो है वो कहीं ज़्यादा महसूस किया जाएगा। इस वक्त भी शहर का जो दर्जा हरारत है वो 34 सेंटीग्रेड है और गर्मी की शिद्दत जो है वो 37 सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर ने बताया कि आज शाम तक शहर कराची में कई जगहों पे जो है वो गरज चमक के साथ बारिश देखी जाएगी। उस शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में जो है वो आंधी और तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो आज शाम को देखा जाएगा, जो अगले 4 से 5 रोज़ तक जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। 10 मई तक जो है वो बताया जा रहा है कि शहर कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में और शहर कराची के कई इलाकों में जो है वो हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला देखा जाएगा, जबकि गर्मी का सिलसिला भी इसी तरह से देखा जाएगा। अप्रैल के महीने की बात कर लें तो 65 साल के बाद अप्रैल का महीना ऐसा था जो दूसरा जो है वो 65 साल के बाद गर्म तरीन महीना रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद मई का महीना भी पहला हफ्ता शुरू हो चुका है और उसमें भी हम देख रहे हैं गर्मी की शिद्दत ज़्यादा देखी जा रही है। इस वक्त मैं साहिल समंदर पर मौजूद हूँ और शहर कराची में अब जो हवाओं का सिलसिला चलने वाला है वो जुनूब मगरबी समय जो है वो चलेगा। इस वक्त भी हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर कराची में 11 से 14 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हब्स की शिद्दत जो है वो इस वक्त भी देखी जा रही है। शहर कराची के बासी एंजॉय करना चाह रहे हैं कि बारिश का सिलसिला जो है वो शहर में देखा जाए और मज़े के जो है वो खाने पीने का सिलसिला शुरू हो। लेकिन अब इस वक्त तो शहर में एक भी बूंद जो वो बारिश की नहीं हुई, लिहाजा अगर हम आसमान की तरफ देखते हैं तो बादल का जो क्लाउड्स बनने लगा है, जो एक वेदर की प्रेडिक्शन होती है वो हमें आसमान पे नज़र आ रही है। सुरमई जो है वो बादल जो है वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बारिश में काफ़ी टाइम बाकी है। शाम में देखेंगे कि क्या सिलसिला देखा जाएगा। लिहाजा महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि जो बारिश का सिलसिला है वो दाखिल हो चुका है और समंदरी हवाएं भी जो है वो अब से कुछ टाइम बाद जो है वो शहर में उनका सिलसिला भी जो है वो देखा जाएगा। जी बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं 15 जून से प्लास्टिक बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सिंध हुकूमत का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए इनकलाबी इक़दाम। हर किस्म के प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी आयद। इतलाक नॉन डिग्रेडेबल, ऑक्सो डिग्रेडेबल, ब्लैक और रिसाइकल्ड प्लास्टिक बैग्स पर भी होगा। नोटिफिकेशन जारी। सिर्फ माहौल दोस्त बैग्स की इजाज़त होगी। अमल ना करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सेक्रेटरी माहौलियात आगा शाहनवाज का वाज़ेह पैगाम। तफसीलात जानने के लिए अक्सर शेख हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, सिंध में 15 जून से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सेक्रेटरी आगा शाहनवाज ने दो टोक ऐलान किया है कि सिर्फ ऐलान नहीं, अमल दरामद होगा, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए इनकलाबी कदम उठाते हुए सूबे भर में तमाम इकसाम के प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। महकमा माहौलियात, मौसमियाती तब्दीली और साहिली तरक्की की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 जून 2025 से हर किस्म के प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल ममनू होगा। पाबंदी का इतलाक नॉन डेगलर, ऑक्सो डेगलर, ब्लैक कलर और रिसाइकिल प्लास्टिक बैग्स पर भी होगा। सूबाई काबीना ने 15 अप्रैल 2025 को होने वाले इजलास में महकमा माहौलियात सिंध की सिफारिश पर यह फैसला मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया था, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने सिंध हेल्वेशन ऑफ नॉन डेगलर प्लास्टिक प्रोडक्शन रूल 2014 में तरमीम करते हुए तमाम प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी है। जी अक्सर तफसीलात से आगाह करने के लिए शुक्रिया। जंगी जुनून में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ पहली बड़ी फतह। उस्मान वजीर की भारतीय बॉक्सर ऐश्वर्यान को बैंकॉक में पहले राउंड में शिकस्त। वज़ीर आला मुराद अली शाह से बॉक्सर उस्मान वजीर की मुलाकात। वज़ीर आला का उस्मान वजीर की माली इमदाद और सहूलियात देने का ऐलान। वज़ीर खेल को उस्मान वजीर को बेहतरीन ट्रेनिंग दिलाने की हिदायत की। बोले, सिंध हुकूमत आपको बेहतरीन बॉक्सर बनाएगी। सिंध हुकूमत उस्मान वजीर को वर्ल्ड ओपन मुकाबले में लेकर आएगी। उस्मान वजीर ने वज़ीर आला सिंध को फतह वाले बॉक्सिंग ग्लव्स भी पेश किए। जी हाँ, आपको अपडेट करें। जंगी जुनून में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ पहली बड़ी फतह। उस्मान वजीर की भारतीय बॉक्सर ऐश्वर्यान को बैंकॉक में पहले राउंड में शिकस्त। वज़ीर आला मुराद अली शाह से बॉक्सर उस्मान वजीर की मुलाकात। वज़ीर आला का उस्मान वजीर की माली इमदाद और सहूलियात देने का ऐलान। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, अपडेट कीजिएगा। अली शाह से बॉक्सर जिस तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। जंगी जुनून में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ पहली बड़ी फतह। उस्मान वजीर की भारतीय बॉक्सर ऐश्वर्यान को बैंकॉक में पहले राउंड में शिकस्त। वज़ीर आला मुराद अली शाह से बॉक्सर उस्मान वजीर की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला ने उस्मान वजीर की माली इमदाद और सहूलियात देने का ऐलान किया। वज़ीर खेल को उस्मान वजीर को बेहतरीन ट्रेनिंग दिलाने की हिदायत भी की। बोले कि सिंध हुकूमत आपको बेहतरीन बॉक्सर बनाएगी। सिंध हुकूमत उस्मान वजीर को वर्ल्ड ओपन मुकाबले में लेकर आएगी। आजिज़ जमाली ने हमें ज्वाइन किया है। आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, ये उस्मान वजीर ने जो है भारतीय बॉक्सर ऐश्वर्यान को हाल ही में बैंकॉक में पहले राउंड में शिकस्त दी है। आज उनकी वजीर आला सिंध से मुराद अली शाह से मुलाकात थी। बताया वजीर आला सिंध ने कि भारत के जंगी जुनून में ये पाकिस्तान की पहली बड़ी फतह है। सिंध हुकूमत उस्मान वजीर को वर्ल्ड ओपन मुकाबले में लेकर आएगी। वर्ल्ड ओपन में आने से उस्मान वजीर की आर्मी रैंकिंग बेहतर होगी। उस्मान वजीर वेल्टरवेट बॉक्सर हैं और वजीर आला सिंध का उस्मान वजीर के माली इमदाद और सहूलत देने का भी उन्होंने ऐलान किया है। और वजीर आला सिंध ने वजीर खेल को उस्मान वजीर को बेहतरीन ट्रेनिंग दिलाने की हिदायत की है और कहा है कि सिंध हुकूमत आपको बेहतरीन बॉक्सर बनाएगी। और उस्मान वजीर ने वजीर आला सिंध को फतेह वाला बॉक्सिंग ग्लोव्स भी पेश किया और वजीर आला सिंध ने खुशी का इजहार करते हुए वो ग्लोव्स पहनकर पंच एक्शन भी किया और कहा कि मैं आपकी फतेह और मेहनत से बहुत ही खुश हूँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। गवर्नर सिंध से चेयरमैन एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़ियादत में वफ्द की मुलाकात। अरकान असम्बली ने अपने हलकों के मसाइल और मुख्तलिफ तजावीज़ से आगाह किया। गवर्नर सिंध ने मसाइल के हल में हायल रुकावटों को दूर करने की यकीन दहानी कराई। तो जानेंगे खुर्शीद रहमानी से, अपडेट कीजिएगा। जी, गवर्नर सिंह मोहम्मद कामरान खान की तरफ से पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में सूबाई असम्बली के अरकान पर मुश्तमिल वफ्द की मुलाकात हुई है। गवर्नर की होने वाली मुलाकात में अरकान असम्बली ने अपने अपने हलकों के अवामी मसाइल और मुख्तलिफ तजावीज़ से कैबिनेट को आगाह किया। गवर्नर सिंह का इस मौके पर कहना था कि गवर्नर सिंह ने मसाइल के हल में हायल रुकावटें दूर करने की यकीन दहानी कराई, जबकि अरकान असम्बली ने की जानिब से दी गई मौके मौसर तजावीज़ को से गौर करने पर इत्तफाक किया गया। अरकान सूबाई असम्बली सिंध पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। उन्होंने कराची समेत के दीगर जो शहर हैं उनके मसाइल से भी गवर्नर सिंह अपनी क़यादत को आगाह किया और कहा कि हैदराबाद, नवाबशाह, नवाबशाह, खर और दीगर इलाकों में जो मसाइल हैं उनके हल की तजावीज़ भी
گورنر کی اور اپنی جو قیادت ہے ان کی پاکستان کی ان کو تمام مسائل سے آگاہ کیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. مرمتی کام کے باعث کے پی ٹی فلائی اوور کی بندش کا نواں روز. کورنگی اور ڈیفنس جانے والے ٹریفک کو کے پی ٹی پل کے نیچے سے گزارا جا رہا ہے. ایس او زمان ٹاؤن کے مطابق مرمتی کام مکمل ہونے کے بعد فلائی اوور کو کھول دیا جائے گا. تفصیلات جان لیتے ہیں شایان علی سے، بتائیے گا. کے پی ٹی فلائی اوور جو ہے وہ خستہ حالی کے بعد انتظامیہ کی جانب سے جو ہے اس کا مرمت کا کام شروع کر لیا گیا ہے. گزشتہ ہفتے جو ہے وہ اس کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پہ بند کر کے اس پہ کام کا آغاز کر لیا گیا ہے، جبکہ ایک ہفتہ گزر گیا ہے. کتنا کام ہوا ہے اور اس کام کے دوران جو ہے شہریوں کو جو مشکلات سامنا کرنا پڑ رہا ہے مشکلات کا، اس حوالے سے میرے ساتھ جو ہے ایس او زمان ٹاؤن ولی محمد مستوئی صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے کتنا کام اس فلائی اوور کا ہو گیا ہے اور کام کے دوران یہ جو بندش ہے اس برج کی، اس دوران شہریوں کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکلات تو ظاہری بات ہے، ٹریفک کا بہت فلو بن جاتا ہے اور صبح 8 بجے سے یہ فلو ہو جاتا ہے تو زیادہ دیر تک چلتا رہتا ہے. پھر شام میں بھی یہ بہت تکلیف ہوتی ہے عوام کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی تکلیف ہے. دھوپ میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ٹریفک، میرے جوان بھی سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ٹریفک چلاتے ہوئے. کیا کہیں گے یہ برج کون سے روٹ سے اٹھتا ہے، کون سے روٹ کو جاتا ہے، کہاں سے شہری آ رہے ہیں، تھوڑا سا تفصیل بتا دیں گے سٹی 21 کے دیکھنے والوں کو؟ اچھا، یہ جو ہے ٹریفک بلوچ کالونی پل سے جانب قیوم آباد سے جب یہ کے پی ٹی برج کہلاتا ہے تو یہ اوپر جب جاتی ہے رم چڑھائی پہ تو ایک ٹریک جو ہے کورنگی کراسنگ کی طرف جاتا ہے، دوسرا ٹریک اختر کالونی سنگل کی طرف جاتا ہے. تو اب یہ دونوں ٹریک بند کیے گئے ہیں. تو جتنی بھی ٹریفک ہے کورنگی یا اختر کالونی ڈیفینس جانے والی وہ پل کے نیچے ہی جا رہی ہے، قیوم آباد سے اپنی منزل پہ جا رہی ہے. اچھا، تو کیا کہیں گے اسی طرح وقفے سے جو ہے ٹریفک جیم بھی ہوتا رہے گا کیونکہ فلائی اوور بند ہے تو ایک ہی روٹ جو ہے اپنایا جا رہا ہے؟ جی، یہ ایک ہی روٹ ہے اور کوئی بھی روٹ نہیں. ہاں، دوسرا پیچھے ہے، امتیاز کے پیچھے ہے، لیکن پہلے تو ہم نے وہاں پہ ڈیوائڈ کیا تھا لیکن لوگ وہاں سے نہیں جا رہے، یہاں سے ہی جا رہے ہیں. اب سارے یہاں سے ہی جا رہے ہیں، نیچے سے جا کے پھر امتیاز کے ابھی آگے سے گھوم کے جام صادق کی طرف اور کراسنگ کی طرف جا رہے ہیں. بہت شکریہ. بلوچ پل سے آنے والے جو شہری ہیں، جو ٹریفک ہے، اس کو جو ہے وہ اس فلائی اوور کو بند کرنے کے بعد جو ہے نیچے سے راستہ دیا جا رہا ہے. تاہم جو ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ الٹرنیٹ کے طور پہ جو ہے امتیاز کے قریب بھی ایک راستہ بنایا گیا ہے. شہری چاہے تو یہاں پہ جو ٹریفک کا دباؤ ہو رہا ہے اس سے بچنے کے لیے وہ راستہ بھی اپنا سکتے ہیں، جبکہ قیوم آباد اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیفینس اور کورنگی کے جو جانے والے ٹریفک ہے اس کو جو ہے فلائی اوور کے نیچے سے راستہ دیا گیا ہے، اور جس کے باعث جو ہے ایک روٹ ہونے کے باعث جو ہے وہ ٹریفک کا دباؤ بھی بڑھتا نظر آ رہا ہے وقفے سے. اور آج ورکنگ ڈے کا جو ہے پہلا دن ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے ٹریفک میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ٹریفک جیم ہوتا ہے بار بار. جی، شہر میں پارکنگ مافیا کا راج برقرار ہے. سول اسپتال کے باہر غیر قانونی پارکنگ کی وجہ سے ٹریفک جیم معمول بن گیا. سڑک کے دونوں اطراف موٹر سائیکل پارکنگ کے باعث ایمبولینسز بھی گھنٹوں پھنسی رہتی ہیں. اسی حوالے سے مزید بتائیں گے میر کیریو. جی میر، بتائیے گا. دیکھیں، بالکل شہر قائد میں جگہ جگہ پارکنگ مافیا جو ہے اپنے ڈیرے جمائے ہوئے. خاص طور پر سرکاری اسپتالوں کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی مین سڑکوں پر پارکنگ مافیا کی وجہ سے جو ہے ٹریفک روزانہ معطل ہو جاتا ہے، ٹریفک متاثر ہونے لگتا ہے. اس وقت ہم سول اسپتال کراچی کے باہر موجود ہیں، جہاں اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ مین روڈ ہے جو کہ جامعہ اردو کراچی سے وفاقی اردو یونیورسٹی عبدالحق کیمپس سے یہ روڈ ہوتا ہوا آگے سے جو ہے سول اسپتال کراچی کو ملتا ہے. لیکن یہاں غیر قانونی پارکنگ کی وجہ سے نہ صرف ٹریفک جیم ہوتا ہے بلکہ دن کے اوقات میں گھنٹوں تک جو ہے ٹریفک متاثر رہتا ہے. جو ایمبولینسز ہیں وہ پھنس جاتی ہے. اگر اس طرف دیکھیں تو یہاں ایمبولینسز کھڑی ہوئی ہیں، ان کی بھی جو جگہ ہے وہ کافی اسپیس انہوں نے اپنا قبضے میں رکھا ہوا ہے. یہاں سامنے سول اسپتال کراچی ہے، اسی روڈ پر اگر تھوڑا دیکھیں تو آگے SIUT ڈرامہ سینٹر اسی روڈ پر ہیں، لیکن چاروں اطراف سے غیر قانونی پارکنگ اور غیر قانونی طور پر ایمبولینسز ہو، رکشہ ڈرائیور ہو یا موٹر سائیکل سوار ہو، وہ گاڑیاں کھڑی کرنے کی وجہ سے جو ہے مکمل طور پر ٹریفک جام رہتا ہے. دن کے اوقات میں اگر دیکھا جائے تو ٹریفک جو ہے گھنٹوں تک یہاں جمع رہتا ہے. جو یہاں سے گزرنے والے ایمبولینسز ہیں جو ڈرامہ سینٹر جاتی ہیں، SIUT یا سول اسپتال کی جو ایمرجنسی وہاں جانے کے لیے گھنٹوں تک ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اسپتال انتظامیہ کو بھی
है जो है शिकायत हैं कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि गैर कानूनी पार्किंग की वजह से जो एम्बुलेंसेस हैं ख़ास तौर पर वो घंटों तक जो है ट्रैफिक में जाम रहती है। जी, यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ मुजाहरा, डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की जबरी बरतरफी नहीं मानते, मुजाहिरीन के नारे। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन यूटिलिटी स्टोर्स का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा, कराची भर के यूटिलिटी स्टोर्स के डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक। वसीम इफ्तिखार हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा वसीम। यूटिलिटी स्टोर पर जिस तरीके से मुलाजमीन की बरतरफी का अमल सामने आया हुकूमत की जानिब से, तो इस फैसले के खिलाफ जो है वो यूटिलिटी स्टोर के जो मुलाजमीन हैं उनकी जो यूनियन है वो सरापा एहतजाज है कराची प्रेस क्लब के बाहर। इस पर आप देख सकते हैं कि मुलाजमीन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, जिन्होंने हाथों में बैनर्स भी जो है वो उठाए हुए हैं। जो यूनियन के सरबराह हैं रफ़ीक साहब, इनसे जानते हैं रफ़ीक साहब कितने लोगों को बरतरफ किया गया है या किया जाना है, इसके साथ ये भी बताएगा कि उनका ताल्लुक डेली वेजेस है कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों कैटेगरीज के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 2500 मुलाजमीन डेली बेस के उन्होंने फारिग किए हैं और पाकिस्तान में 3400 मुलाजमीन जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, जिनको तमाम को इन्होंने फारिग किया है और वो भी जुमे के दिन रात को तमाम अमला तलब करके ऑफिस खुलवा के रात की तारीकी में इन्होंने शबखून मारा है और तमाम 3400 जो मुलाजमीन हैं कॉन्ट्रैक्ट के उनको इन्होंने टर्मिनेशन लेटर उसके तैयार करके उनके घर पे पोस्ट किए हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि आप लोग एहतजाज तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत इस बरतरफी के फैसले को वापस नहीं लेती तो क्या लाएमल होगा? देखिए जी, हमने अपने पहले मरहले में इस वक्त पूरे पाकिस्तान के स्टोर्स और ऑफिस बंद कर दिए हैं और हमारी 3 यूनियन हैं इस यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के अंदर, तीनों का मुश्तरका इजलास हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला शाम तक हम अपना अगला लाएमल देंगे। अगर इन्होंने ये तमाम लोगों को बहाल नहीं किया तो अगला जो हमारा मरहला है उसके अंदर हम डी चौक इस्लामाबाद में धरना देंगे और उस वक्त तक वो धरना जारी रहेगा जब तक कि हमारे तमाम मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते। अच्छा, ये जो आपने फिगर बताई है 2500 डेली वेजेस की और 3400 कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये पूरे पाकिस्तान के? जी, ये पूरे पाकिस्तान के लोग हैं और जितने भी लोग हैं कॉन्ट्रैक्ट के मैक्सिमम और कराची के तमाम और पाकिस्तान के मैक्सिमम लोगों का ऑलरेडी स्टे NIRC कोर्ट से हुआ है। NIRC के स्टे के बावजूद मैनेजमेंट ने किसी भी किसी भी हुक्म को अदालत के मानने से इनकार करते हुए ये लेटर इशू किए हैं। हालांकि उनका स्टे की मौजूदगी में ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी को आप नौकरी से निकाल सकते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि एहतजाज तो आप लोग कर रहे हैं, कितने लोगों का कारोबार और कितने यानी कि जो रोज़गार है मुतासर होगा, कितने ख़ानदान जुड़े हुए हैं आप? तकरीबन हमारे जो ख़ानदान जुड़े 10,000 अफराद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो हमारे यूटिलिटी स्टोर के मुलाजिम हैं 14,000 तो वर्कर हैं डायरेक्ट, और जो और वर्करों का काम है जैसे हमारे पास कंपनियां काम करती हैं उनको हमारा ख़ानदान है, जैसे हमारा वर्कर है गाड़ी वाला ट्रांसपोर्ट काम है वो भी हमारा ख़ानदान है। ये तकरीबन 40 के 50,000 ख़ानदान के हमारा ये रोज़ी रोज़गार ये बंद कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी तो आप लोगों ने अपने तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए हैं, तो लोग जो यूटिलिटी स्टोर्स पर आएंगे सस्ती अशिया खरीदने के लिए वो यकीनन मायूस हो जाएंगे, तो उसके जिम्मेदार कौन है? वो गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना। 1 साल से हमें कोई चीज़ दे ही नहीं रही गवर्नमेंट, न चीनी दे रही है न आटा दे रही है। उसका काम यही था कि इदारा बंद करना है, इसको हम लो क्लास करके लास्ट कर ये इदारा बंद करें। हम जो बिल भी खोल के बैठे हुए हैं, रात को सुबह 9 बजे आते हैं, शाम को 8 बजे जाते हैं। हमारा काम है गरीब की खदमत करना, लेकिन ये गवर्नमेंट हमें ये काम नहीं करने दे रही। आप ये बताएं क्या मुतालबा करेंगे आप हुकूमत से? हुकूमत से हम मुतालबा करें हमको बहाल किया जाए। हम 14,000 मुलाजिम जो हैं उनको हमको मुतालबा है। हमने कोरोना में सैलाब में इतना आवाम की खिदमत की, हमने सरेआम ड्यूटी की है, रात को 10 से 12 बजे तक ड्यूटी की हमने। हमको गवर्नमेंट को चाहिए नहीं निकालना चाहिए हमको। ये थे मुलाजमीन जिनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर हुकूमत अपने फैसले को वापस ले और जिन मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है उनको जो है वापस उनकी मुलाजमतों को पे बहाल करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वाटर कॉरपोरेशन ने GK कंड्यूट से साइफन 19 को चार्ज करना शुरू कर दिया है। आज शाम तक लाइन को मुकम्मल चार्ज कर दिया जाएगा। किल्लत आब से मुतासरा इलाकों में पानी रात से पहुंचना शुरू हो जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं SN अब्बासी से। जी SN बताइएगा।
जी बिल्कुल, जामिया कराची में मुतासर होने वाली 84 इंच की पानी की लाइन की मरम्मती काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया। उसके बाद जो है वो मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्रेटर कराची कंड्यूट के ऊपर, जहाँ से इस लाइन को चार्ज किया जा रहा है। वाटर कॉर्पोरेशन के मुतालिक अफसरान जो है वो मौके पर मौजूद हैं और वो दरवाजे जो रुकावटें लगाई गई थी उनको निकाला जा रहा है। जान लेते हैं मजीद तफसीलात क्या है। सर मुझे बताइएगा कब तक जो है वो लाइन को चार्ज कर लिया जाएगा? लाइन को चार्ज करने का अमल हमारा स्टार्ट हो गया। 6 से 7 घंटे हमें लगेंगे इस लाइन को चार्ज करने में। इंशाल्लाह हम 6 से 7 घंटे में इस लाइन को चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, मुझे ये बताइएगा वो तमाम इलाके जो पानी की किल्लत का शिकार थे, कब तक उन इलाकों में पानी पहुंच जाएगा? कितना पानी जो था जो लाइन के मुतासर होने के बायस जो है वो शॉर्टफॉल था? तकरीबन 210 MGD के करीब जो है लाइन में शॉर्टफॉल था और इंशाल्लाह 6 से 7 घंटे में जब ये लाइन चार्ज हो जाएगी तो तकरीबन तमाम इलाकों में पानी पहुंच जाएगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। 6 से 7 घंटे मजीद बताए जा रहे हैं कि लाइन को चार्ज करने में लगेंगे। लाइन को चार्ज करने के बाद जो है वो तमाम मुतासर इलाके जिनमें 250 MGD पानी की कमी का सामना था, उन तमाम इलाकों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि जिना टाउन, चनेसर टाउन, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़माबाद, लांडी, कोरंगी, डिफेंस और सदर के इलाके जो है वो लाइन के मुतासर होने के बायस जो है वो किल्लत का पानी की शिकार थे। जी।